तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और तेजी से बढ़ते हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है एआई और बिटकॉइन का फ्यूचर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एसेट्स का मिलन। सोचिए, जब मशीन्स खुद के फैसले लेने लगेंगी तो पैसों का लेन देन आखिर कैसे होगा। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा टेक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रांति है जो हमारे कल के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदल कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक थोड़ी डरा देने वाली पर बेहद बोल्ड प्रेडिक्शन से करते हैं। मैक्रो इन्वेस्टर जोडी विसर का कहना है कि 2030 का दशक फॉर्च्यून 500 के लिए एक कब्रगाह होगा। सुनने में अजीब लगता है ना? फॉर्च्यून 500 तो दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों का प्रतीक है, लेकिन अगर उनका वजूद खतरे में है तो इसका मतलब साफ है कि कॉर्पोरेट वेल्थ बनाने और स्टोर करने का तरीका अब बिल्कुल पलटने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन पुरानी और विशाल कंपनियों की जगह आखिर कौन लेगा। जब ये पुराने धीमे मॉडल्स टूटेंगे तो जो एक बड़ा खालीपन आएगा उसे कौन भरेगा? क्या वो आधुनिक स्मार्ट मशीन्स होंगी या फिर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स? आगे हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे को क्लियरली समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहला, 2030 का फॉर्च्यून 500 शिफ्ट। दूसरा, एआई की बिटकॉइन पसंद। तीसरा, एनर्जी और माइनिंग पिवट। चौथा, डिसेंट्रलाइज्ड एआई और क्रिप्टो कॉइन्स। पांचवां, ग्लोबल रेगुलेटरी रेस। और आखिर में भविष्य का वित्तीय ढांचा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। 2030 फॉर्च्यून 500 शिफ्ट। यहां हम उस बुनियादी आर्थिक बदलाव को समझेंगे जो इस वक्त दुनिया भर में शांति से पर तेजी से चल रहा है। देखिए, आज के वक्त में ट्रेडिशनल औद्योगिक विकास थोड़ा धीमा पड़ रहा है। पुरानी कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए भारी कर्ज और हजारों कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। पर एआई बिना किसी भारी हेडकाउंट या कर्ज के बेजोड़ तेजी से आगे बढ़ता है। नतीजा क्या हो रहा है? छोटे लीन स्टार्टअप्स उन पुरानी बड़ी कंपनियों को पिछाड़ रहे हैं, और इन सब के बीच वेल्थ स्टोर करने के लिए बिटकॉइन एक नए S&P 500 की तरह उभर रहा है। जैसे लोग पहले अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए S&P 500 इंडेक्स पर भरोसा करते थे, ठीक वैसे ही आज के अजाइल बिजनेसेस बिटकॉइन को अपने बेस एसेट के रूप में चुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, एआई की बिटकॉइन पसंद। अब जरा फाइनेंस को किसी इंसान की नजर से नहीं, बल्कि एक फुल्ली ऑटोनॉमस मशीन के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। एक हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए। बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिसर्च में हजारों न्यूट्रल मॉनेटरी सिनेरियोज को टेस्ट किया गया, और सबसे मजेदार बात क्या निकली? इन एडवांस मशीन्स को हमारी पेपर मनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसी एक भी एआई मॉडल ने ट्रेडिशनल फिएट करेंसी को अपनी पहली पसंद नहीं बनाया। इन्होंने भारी बहुमत से डिजिटली नेटिव मनी, खासकर बिटकॉइन को चुना। उनके लिए कैश की वैल्यू बस 0 है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? मशीन्स को पुराना सिस्टम क्यों नहीं भाता? रीजन बड़ा साफ है। पुराने बैंकिंग प्रणाली मशीन्स के लिए रुकावटें खड़ी करती हैं, जैसे केवाईसी फॉर्म, लंबे पेपरवर्क, वीकेंड पर बैंक्स का बंद होना। ये सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम खुद थोड़ी ना कर सकता है। इसके विपरीत क्रिप्टो उन्हें तुरंत वॉलेट बनाने, स्टेबल कॉइन्स और प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा देता है। सबसे खास बात, क्रिप्टो एपीआई फर्स्ट लॉजिक पर चलता है, यानी इसकी लैंग्वेज सीधे कंप्यूटर कोड से कनेक्ट होती है। मशीन्स के लिए अपना काम बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के पूरा करने का यही सबसे नेचुरल तरीका है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। हर एआई मॉडल पैसों और रिस्क को अलग तरीके से देखता है। उदाहरण के लिए, टेस्टिंग के दौरान क्लॉड ओपस 4.5 ने लगभग 91% बार बिटकॉइन को चुना, जबकि GPT 5.2 ने इसे सिर्फ 18% बार चुना। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई कंपनी अपना काम एआई पर छोड़ रही है तो उन्हें अपने एआई प्रोवाइडर के इन छिपे हुए आर्थिक झुकावों यानी बायसेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इनका चुनाव सीधा उनके फाइनेंशियल डिसीजंस पर असर डालेगा। खैर, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एनर्जी और माइनिंग पिवट। सॉफ्टवेयर की इस दुनिया से निकलकर जरा फिजिकल दुनिया में देखते हैं कि इन सब का हमारे जमीनी ढांचों पर क्या असर हो रहा है। बिजली की मांग जिस स्पीड से बढ़ रही है वो सच में चौंकाने वाला है। जनवरी 2024 में ही आईईए ने चेतावनी दी थी कि एआई और क्रिप्टो को मिलाकर एनर्जी डिमांड दुगनी होने वाली है। 2025 तक होलसेल इलेक्ट्रिसिटी का दाम $51 पर मेगावाट आवर तक जाने का अनुमान है, और इसका नतीजा मार्च 2026 तक एक बिटकॉइन को माइन करने की फुल प्रोडक्शन कॉस्ट $58,000 के भी पार चली जाएगी। ग्रिड पर इतना प्रेशर है कि पुराने बिटकॉइन माइनर्स को अपना पूरा प्लान बदलना पड़ रहा है। इन महंगे बिजली बिलों से निपटने के लिए माइनिंग कंपनीज अब एक चतुर रास्ता अपना रही हैं। वो अपनी फैसिलिटीज को ही एआई डेटा सेंटर्स में तब्दील कर रही हैं।
जहां पहले सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग होती थी, जिसमें ASIC मशीन्स लगती थीं, वहां अब HPC यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लग रही है, जो कॉम्प्लेक्स AI चलाती है। माइनिंग में इनकम बिटकॉइन के दाम के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, लेकिन AI डेटा सेंटर होस्टिंग उन्हें लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए एक एकदम फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल इनकम देता है। ये इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही फंडामेंटल और बड़ा शिफ्ट है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, डिसेंट्रलाइज्ड AI और क्रिप्टो कॉइन्स। यहां हार्डवेयर से आगे बढ़कर हम एक बिल्कुल ही नए इकोसिस्टम की बात करेंगे। देखिए, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ गिनती की बड़ी कंपनियों का ही कब्जा है, पर इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए नई तकनीकें बन रही हैं। बिटेंसर एक ऐसी जगह बन रहा है जहां AI का डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेस हो। Fetch.ai ऑटोनॉमस AI एजेंट्स को बढ़ावा दे रहा है और सिंगुलैरिटी नेट AI सर्विसेज का एक ओपन बाजार बना रहा है। वहीं ओशन प्रोटोकॉल सिक्योर डेटा को मोनेटाइज करने में लगा है। यहां एल्गोरिदम्स और डेटा को क्रिप्टो टोकन्स के जरिए ट्रेड किया जाता है। इस तरह AI किसी एक के हाथ की कठपुतली न रहकर सबके लिए एक्सेसिबल बन रहा है। पांचवा हिस्सा, ग्लोबल रेगुलेटरी रेस। अब मुद्दा यह है कि जब कोड अपना कोड खुद लिखने लगे और मशीन्स खुद ही वेल्थ मैनेज करें, तो कानून और नियम किसके चलेंगे? एक डीप एनालिसिस दर्शाती है कि दुनिया भर की सरकारों के सामने इनोवेशन को बढ़ावा देने और सिक्योरिटी बनाए रखने के बीच बैलेंस बनाने की कितनी बड़ी चुनौती है। जो इंटरनेट की दुनिया बॉर्डरलेस है, जहां कोई सरहद नहीं होती, उसे किसी एक देश के कानून में बांधना बेहद मुश्किल काम है। दुनिया के अलग अलग हिस्से इस नए दौर से अलग तरीके से निपट रहे हैं। यूरोप काफ़ी सख्त कानून ला रहा है, जैसे AI एक्ट और मिका। अमेरिका में नियम थोड़े बिखरे हुए हैं, वहाँ की एजेंसीज अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। चाइना ने तो पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल लगाया हुआ है। वहीं सिंगापुर जैसे देश नए स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन फ्रेंडली माहौल बना रहे हैं, ताकि वहाँ आसानी से नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। पर इन सबके बीच एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्रॉस बॉर्डर हार्मोनाइजेशन। अब जरा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर एक AI एजेंट सिंगापुर से चल रहा है, यूरोप में डेटा स्टोर कर रहा है और अमेरिका के नियामक से जुड़ा बिटकॉइन यूज कर रहा है, तो उस पे आखिर कानून लागू किस देश का होगा? ये अलग अलग कानून इन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स के लिए आगे चलकर बहुत बड़ी उलझन पैदा करने वाले हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, भविष्य का वित्तीय ढांचा। अब तक जो भी हमने समझा, चलिए देखते हैं कि उसके हिसाब से AI और बिटकॉइन का फ्यूचर यहां से कैसा दिखता है। अब आर्थिक तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। वो पुराना स्पेकुलेशन और उतार चढ़ाव का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसकी जगह एक ठोस इकोसिस्टम ले रहा है, जहां बिटकॉइन एक न्यूट्रल सेटलमेंट लेयर बन गया है। देश और सरकारें बिटकॉइन डिप्लोमेसी के तहत इसे अपनी नेशनल रिजर्व्स में रख रही हैं। वॉल स्ट्रीट पर ETFs के जरिए निवेशक आसानी से जुड़ रहे हैं। लेयर 2 सॉल्यूशंस ने बिटकॉइन को बेहद तेज और प्रोग्रामेबल नेटवर्क बना दिया है। और अंत में माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनियों ने तो कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में कैश की जगह बिटकॉइन रखकर बाकी सबको एक नई दिशा ही दिखा दी है। तो फाइनली जब कोड अपना कोड खुद लिखने लगे और मशीन्स अपना पैसा खुद मैनेज करने लगे, तो इस अर्थव्यवस्था को असल में चला कौन रहा है? ये एक बेहद गहरा सवाल है। एक ऐसी आने वाली दुनिया जहां सारे रिसोर्सेज और वेल्थ का प्रबंधन ऑटोनॉमस AI एजेंट्स करेंगे, वहां हमारी यानी इंसानों की असली भूमिका क्या होगी? इस तेजी से बढ़ते फाइनेंशियल सिस्टम में यही वो आखिरी सवाल है जिसका जवाब हम सबको तलाशना होगा। जरूर सोचिए।